जो सेकंड लॉ दिया न्यूटन ने वो क्या कहता है? न्यूटन जी ने बताया कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, उन्होंने क्या बताया कि जो भी बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है वो उसके द्वारा मोमेंटम में चेंज यानी कि समय के साथ जो परिवर्तित होता है उसके बराबर होता है। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ये है, इस पर कोई फोर्स लगाया गया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक आने में इसने कितने का एक्सेलरेशन लिया? a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इसका मास कितना था? m था। तो इस समय इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? p1 is equal to pmv। ऐसा क्या होगा? हमने आपको बताया कि p is equal to होता है mv, यानी मोमेंटम is equal to होता है मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। तो यहाँ पर v की जगह p1 is equal to mu हो जाएगा। अब देखो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम, क्योंकि अब m तो वही रहेगा लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई? u से v बदल चुकी है, इसलिए p2 is equal to mv हो जाएगा। अब देखो चेंज इन मोमेंटम, सबसे पहले हमको क्या निकालना भैया कि चेंज इन मोमेंटम, ये तो निकालना है कि चेंज इन मोमेंटम, तो हमको चेंज निकालना है तो p2 माइनस p1 यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर क्या हो जाएगा कि मोमेंटम में आपका चेंजिंग बताइए, यानी संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। हमने यहाँ पर m को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो m को जब कॉमन लिया तो हमको क्या मिला? m ब्रैकेट में v माइनस u मिल गया। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने क्या किया? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? हमने क्या निकाला है? चेंज इन मोमेंटम हमने क्या निकाला है? p2 माइनस p1। तो हमने p2 और p1 की p2 माइनस p1 की वैल्यू हमने क्या निकाला है? ये निकाला। तो हमने क्या किया कि देखिए m v माइनस u by t, यानी m इज प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u by t। अब इधर आ जाएंगे। अब हमने क्या लिख दिया? f इज प्रोपोर्शनल टू m a, f इज प्रोपोर्शनल टू m into a। a कहां से आया? क्योंकि हम जानते हैं भैया एक्सेलरेशन में हम जानते हैं कि v माइनस u by t is equal to a, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर हम इसको देखो, अगर मान के चलो इसको ये भी लिख सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू m और ब्रैकेट में क्या लिख दें? v माइनस u बाई t। तो अब तो लिख सकते हैं ना, इतना बराबर क्या होता है? a होता है। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब आप देखिए जब प्रोपोर्शनल हटा है इतिहास गवाह है कोई ना कोई कांस्टेंट आया है। तो ये आपका कौन सा कांस्टेंट आया? k। तो f इज इक्वल टू kma आया, f इज इक्वल टू kma। आप जानते हो कि वेयर k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक निश्चित मान होता है, एक नियतांक होता है। नहीं, आई डोंट वांट। ठीक है, वेयर k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब देखिए आप k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k अगर मान लीजिए कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज ए अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास। मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम मास का है और 1 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से वो चल रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन
द्वारा जो उत्पन्न किया गया फोर्स होगा वो 1 यूनिट, 1 यूनिट मींस ए, कितना 1 यूनिट मींस ए, एक उत्पन्न करेगा, यानी कि 1 यूनिट उत्पन्न करेगा। अब यूनिट का मतलब वो जिस भी यूनिट में रहेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, न्यूटन में है, या जिस भी यूनिट में है उसमें, यानी कि एक यूनिट प्रोड्यूस करेगा। हालांकि फोर्स है तो फोर्स किसमें प्रोड्यूस करेगा, न्यूटन में करेगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से फिर इसको समझो, ये आप देखते हो F इज इक्वल टू एम ए आता है, लेकिन F इज इक्वल टू एम ए डायरेक्टली नहीं आता, F इज इक्वल टू के एम ए होता है, जिसमें से हम K को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर मान लीजिए 1 यूनिट ऑफ a force is defined as a amount that produces an acceleration of 1 meter per second square of an object of 1 kg of mass। ठीक है, मतलब कि अगर 1 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो गति कर रहा है, तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो 1 न्यूटन का होगा, 1 न्यूटन का, एक यानी कि 1 यूनिट का होगा। इस प्रकार अगर मान लीजिए, अगर माना कि इस तरीके से हम k की वैल्यू को क्या मान सकते हैं, 1, कितना मान सकते हैं, 1। अगर मान लीजिए कि इस वाले फार्मूले में F इज इक्वल टू कितना हो गया, F इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए, तो कुल मिला के हमें क्या मिल गया, देखिए कुल मिला के हमें क्या मिल गया, F इज इक्वल टू एम ए। यही आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एसआई यूनिट न्यूटन होती है, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। ठीक है।